नमस्कार। मैं हूँ रीटा बख्शी वर्मा और आप देख रहे हैं आर एक खबर। बिहार विधानसभा चुनावों के दूसरे फेज के 122 सीटों की वोटिंग कल यानी 11 नवंबर को होनी है, जिसमें 1302 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि महिलाएं जो हैं वो इन नतीजों को बदलने के लिए या साइलेंट फोर्स के रूप में जानी जा रही हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट शिवाजी सरकार जी। शिवाजी सरकार जी, जिस तरह से महिलाएं बढ़ चढ़कर इलेक्शन में, बिहार विधानसभा इलेक्शन में बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि ये एक साइलेंट फोर्स है और यही निर्धारित करेंगी कि कौन सत्ता में आएगा। ये सही बात है। देखिए, महिलाओं के लिए एनडीए और महागठबंधन दोनों ने ही अलग अलग जो ऐलान किए हैं, उसने मोबिलाइजेशन का काम जरूर किया है। क्या होगा आगे नहीं होगा ये पता नहीं, पर महिलाओं में जो एक जबरदस्त एस्पिरेशन है उसको ये दिखा रहा है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, महिलाओं के लिए खास करके उन पर तवज्जो देना पड़ रहा हो। क्योंकि महिलाएं सामान्य रूप से भारत के समाज में जो है जितने भी महत्वपूर्ण हो, सामाजिक रूप से उनको वो महत्व मिलता है या नहीं, ये एक प्रश्न हर वक्त रहता है। और इस वक्त का जो बिहार है उसमें सबसे ज्यादा अगर आप देखें, माइग्रेशन अगर होता है तो महिलाओं को परेशानी होती है, क्योंकि सारा घर बार सब कुछ उनको देखना होता है। अगर बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है तो सबसे ज्यादा परेशानी माँ को होती है। दिन में या शाम को बच्चों को खाना कैसे दें। और उसके अलावा भी जब बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है तो तमाम जो सारी समस्याएं होती है, या तो वो माँ झेलती हैं, घर की बहू झेलती है, या और सदस्य हैं उन पे भी असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सब पे नहीं पड़ता है, पर सारी देखिए, चिंताएं जैसे घर की जिम्मेवारी है महिलाओं पे हो जाती है। जी। जिस तरह से कहा जा रहा है कि महिला वोटर्स जो हैं वो आगे आ रहे हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी को लग रहा है कि ये हमारी जीत हो सकती है इसमें। लेकिन इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात ये है कि जैसे एक बच्चा जो है वो आरजेडी की जो रैली थी वहां पे वो कट्टा वाला जो गाना गाता है, तो ये अगर हम ऐसे डिस्कस करें और वो समझें तो क्या ये जैसे जो महिला, अगर महिला के तौर पर ये तो महिलाओं को ये बात नागवार तो गुजर सकती है कि बच्चों से कट्टा की बात हो रही है, तो ये एनडीए के पक्ष में जाने वाली बात भी है, क्योंकि मोदी ने भी, नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को भुनाया और कहा है कि ये बच्चों को कट्टा देते हैं, हम तो लैपटॉप देते हैं। ये देखिए, ये कुछ जो बातें होती हैं वो निवांसेस में आ जाती हैं, और वो निवांसेस बहुत माने रहते हैं इलेक्शन में। अगर कट्टे की बात आप कह रहे हैं, जैसे कि हम कह रहे थे, कट्टा अगर से अगर गोली चली, चलाने वाला कौन है? कोई लड़का होगा। अभी तक कम से कम यही दिख रहा है, आगे चल के पता नहीं। जिसको लगेगी वो भी कोई बच्चा होगा या आदमी होगा। तो दोनों ही तरफ से बच्चे का क्रिमिनलाइजेशन जो है एक तरफ, दूसरी तरफ जिसको लग रही है वो भी किसी परिवार का मुखिया होगा। तो ये जो सारी चीजें हैं अगर आप देखें तो निश्चित रूप से ही महिलाओं को तो वैसे भी कहा जाता है कि वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, और इस तरह की बातों से उन पे असर ज्यादा पड़ता है। तो कट्टे की राजनीति चलेगी कि विकास की राजनीति चलेगी, ये देखने की चीज है। और हो सकता है महिलाओं में बहुत सी चीजें ऐसी हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि सारी महिलाएं ही जो है वो कट्टे की बात करके महागठबंधन से कटवा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। हम देख रहे हैं कि तमाम महिलाएं जो बात कर रही हैं वो बदलाव की बात कर रही हैं, ये भी है। तो इसलिए एक पर्टिकुलर ट्रेंड हो सकता है, किसी किसी एरिया में कोई कोई चीज काम करे, किसी किसी, कई बार कोई कई जातियों में होता है, वहां तो जातियों का बहुत ज्यादा असर रहेगा। पर मैं इस वक्त जो देख रहा हूँ, जातियों और उसके ऊपर उठकर जो है बिहार अपनी एक नई पहचान बनाना चाहता है, और वो महिलाएं जो है उस पहचान को आगे बढ़ाना चाहती हैं। तो कट्टे की राजनीति, देखिए, कट्टे की राजनीति जब चल रही थी चल गई।
अभी भी बिल्कुल चल नहीं रही है ऐसा तो नहीं है। मोकामा की जो घटनाएं हम देख रहे हैं उसका असर कैसे कैसे पड़ रहा है। और बिहार में उसके अलावा भी चुनाव के पहले जो कई जो घटनाएं घटी हैं, खास करके हत्याओं की, उसको अगर आप देखें तो लगता है कि बिहार जो है, जिस बात को कहा जाता है बहुत सालों पहले था, आज भी उससे उभरा तो है नहीं। जबकि 17-20 साल हो चुका है, बदल चुकी है। तो इसलिए ये कहना कि उस तरह से कह के महिलाओं का एक मोबिलाइजेशन हो जाएगा, इस तरह से गाने से पूरा मोबिलाइजेशन किसी एक पार्टी की तरफ होगा, मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। कुछ नहीं कुछ नहीं, जगह पे ये हो सकता सवाल सवाल ये है कि जैसे आरजेडी की रैली है उसमें ये जरूरत ही क्यों महसूस हुई उनको कि एक बच्चे को बुला के ये गाना गवाने की जरूरत ही क्यों महसूस हुई? क्योंकि इसका कोई लॉजिक और उसका कोई फायदा तो नहीं नजर आ रहा है कि इस तरह से कोई फायदा होगा अगर किसी बच्चे के मुंह से। क्योंकि ये तो सबको पता है कि ये सिर्फ बिहार तक रहने वाली बात नहीं है। क्योंकि जब अभी जो बिहार इलेक्शन है वो नेशनल न्यूज बना हुआ है, सबकी नजरें जो हैं बिहार इलेक्शन पे है। तो जिस तरह से ये चीजें हो रही हैं तो क्या इसकी जरूरत थी आरजेडी रैली में इस तरह से बच्चे से ये गाना गवाने की? नहीं, मैं समझता हूँ किसी पॉलिटिकल रैली में इस तरह की चीजें करने की जरूरत नहीं होती है। पर मुझे लगता है कि आरजेडी जो है कहीं ना कहीं एक तरह से अगर आप देखें, जो कैंपेनिंग का जो एक तरीका है, और सबको एक एक जो भी है, एक लोगों के बीच में एक इमेज बना हुआ है कि 20 साल पहले जब लालू की सरकार थी तो वहां कुछ जातियां होती थी, एक इमेज बना हुआ है। और आरजेडी निश्चित रूप से उससे निकलकर बाहर आना चाहती है। तो इसलिए आरजेडी का मैंने समझता हूँ जो उन्होंने किया, वो इसलिए नहीं किया कि अपने कट्टा राज को वो महिमान्वित करना चाहते हैं, पर वो ये दिखाना चाहते हैं कि इस वक्त भी कैसे कट्टे चल रहे हैं, इसका कैसे काउंटर उन्होंने किया। ये अब ये देखिए, ये तो जो पोल कैंपेन प्लानर्स है उनको सोचना चाहिए कि कौन सी चीज कैसे होगी, सही या नहीं होगी। अब कट्टे की बात करके और इस तरह की चीजें करके मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी गठबंधन जो है, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन, वो जनता में या ना तो दहशत फैला सकती है, और दहशत फैलाती है तो उनके खिलाफ जाता है। और अगर दूसरी तरह से प्रोजेक्ट करना चाहती है तो भी मुझे नहीं लगता है कि उनके फेवर में ये चीजें जा रही हैं। तो ये बिहार का राजनीति का जो है एक मैं समझता हूँ एक ट्रांसफॉर्मेशन की जो जरूरत है, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दिखा नहीं। जो आपके राहुल गांधी और तेजस्वी के जो यात्राएं रही हैं उससे जो मोबिलाइजेशन हुआ है, और उससे हमने ये भी देखा कि काफी लोग जो है, अब वोट क्या करेंगे नहीं करेंगे, पर इन जो महागठबंधन की रैलीज है उसमें खुद आए, ये अपने आप में एक पॉलिटिकल इंडिकेशन होता है। पर जरूरी नहीं है कि वो इंडिकेशन जो है वो वोट में टर्न होता है। जी। अब ये कल जो इलेक्शन होना है उसके में जो सेकंड फेज का इलेक्शन है उसमें 14 सीटें ऐसी हैं जिसपे सबकी नजर है। और वो ऐसी सीटें जैसे सीमांचल मंगल शाहबाद जैसे इलाकों में जो हैं सीटें। तो ये जो सीटें हैं ये ना केवल राजनीतिक रूप से हैं बल्कि ये एक प्रतिष्ठा का प्रश्न भी इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बन गई है। तो इसे किस रूप में देखते हैं आप? देखिए यार, चुनाव में कुछ ऐसी चीजें होती हैं। और बिहार में जो इस वक्त जिस तरह से हो रही है खास चुनाव, अब एक गठबंधन, एक जो वहाँ दो गठबंधनों में से एक जो गठबंधन है, वहां के जो नेताओं ने जब अपनी इंटरनल जो रिपोर्ट्स उनकी आई है उसको अगर बताया जाए तो वो कहते हैं कि 12 सीटें उनकी ऐसी है जो वो सत्ता में रहे ना रहे उनके साथ जिस तरह से उनके वो एक एडवांटेज वो समझते थे, वो एडवांटेज नहीं डिसएडवांटेज हो रहे हैं। और ये हम देख रहे हैं कि डिसएडवांटेजेस की बात जब देख रहे हैं, कई कॉन्स्टिट्युएंसीज में हमने ये देखा कि एक खास पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनको किस तरह से लोगों ने उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया, मारपीट तक की, और तरह तरह से उनको खदेड़ा, इस तरह की चीजें जो की। तो ये सारी चीजें देख के लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी अपना समझे, वो अपना दबदबा समझ सकते हैं, उनके कैंडिडेट जो है वो बड़े मसल पावर वाले हो सकते हैं। पर जनता जो है इतनी आसानी से चीजों को अब मानने की स्थिति में शायद नहीं है। वो कहाँ क्या कैसे वो रिफ्लेक्ट होगा, ये हमें देखने की चीज है। पर एक चीज मैं बता सकता हूं कि अगर चुनाव का पूरा जो प्रोसेस है वो फ्री एंड फेयर हो, इलेक्शन रिजल्ट्स कुछ भी हो सकता है।
और नहीं हो तो नेचुरली उसमें कई तरह की जो बातें उठ रही हैं, खास करके राहुल गांधी ने जो वोट चोरी के जो बातें की, और 2 दिन पहले भी उन्होंने किया कि ब्राजीलियन मॉडल्स के लेके वो सारी बातें जो की, और ब्राजील के जब रिपोर्ट्स आ रही हैं वहां पे उस मॉडल को लेके न्यूज चैनल्स मेन स्टोरीज बना के चला रहे हैं कि हमारे मॉडल जो है किस तरह से एक हिंदुस्तान जितनी दूर है वहां पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो इससे मुझे नहीं लगता है कि बिहार छोड़िए कि हिंदुस्तान की भी जो इमेज है बहुत अच्छी हो रही है। और आज जो है तेजस्वी यादव ने भी जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उसमें उन्होंने बोला है कि चुनाव अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है, स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे को बंद क्यों किया जा रहा है, इस तरह के सवाल भी पूछे जा रहे हैं। तो इसका जवाब मांगा जा रहा है सरकार से। नहीं, बिल्कुल सरकार को इस बारे में नहीं, इलेक्शन कमीशन को इस बारे में खुल के सामने आके बात करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहा है जिससे लोगों को इलेक्शन कमीशन पे, और वो मैं समझता हूँ कहीं भी, बिहार छोड़ दीजिए, देश में कहीं भी इलेक्शन कमीशन जैसी संस्थाओं की अगर साख गिरती है तो किसी भी हालत में अच्छा नहीं माना जा सकता। इलेक्शन कमीशन, मैं सामान्य तौर पे कोई भी भारतीय नागरिक नहीं मानेगा कि इलेक्शन कमीशन इस तरह की चीजें कर रही है, पर उस पर अगर उंगली भी उठ रही है तो भी इलेक्शन कमीशन को बहुत चौकन्ना होकर सामने आना चाहिए और सारी बातों को बताना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि जिस क्योंकि तरह, चुनाव जो है, अगर चुनाव करवाने वाले लोग जो हैं अगर वो निष्पक्ष नहीं होंगे, लोगों में एक मैसेज तो जाना चाहिए, क्योंकि उनको निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी तो उन्हीं पर निर्भर है ना। बेशक आपने बिल्कुल सही कहा है, और मैं भी यही सवाल उठा रहा था कि आखिर चुनाव आयोग की ऐसी कौन सी परेशानी है वो अपनी बातें खुल के सबसे नहीं कह पाता है। ये एक बड़ी भारी समस्या है। अब 0 नंबर के मकान के ऊपर उन्होंने इतने सारे रजिस्ट्रेशन जो करवा दिए, और उस पर जो है चुनाव आयोग जिस तरह से बातें कर रही है, उससे बड़े लोगों के मन में शंकाएं उठती हैं। सही गलत कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि उन्होंने कि जीरो, जैसे कि एफआईआर के उसमें 0 एफआईआर होता है, उसका मतलब होता है कि ऐसे एफआईआर कहीं भी फाइल किए जा सकते हैं। अगर उन्होंने उस तरह की कोई बात की होती कि हमने 0 ऐसे मकानों को रखा जहां पे मकानों का नंबर नहीं है, तो बात समझ में आती। पर 0 नंबर के मकानों में अगर सैकड़ों या हजारों वोटर एक जगह उसमें रजिस्टर्ड हों तो निश्चित रूप से ये सवाल उठते हैं, और सवाल उठ रहे हैं ये बातें। और चुनाव आयोग को अपनी बात खुद करने में क्या परेशानी हो है, तो उसके जगह जो है एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जब चुनाव आयोग के लिए सारे उनके पक्ष में सारी बातें करने लगती है, तब लोगों में एक पॉलिटिकल सस्पिशन और बढ़ जाता है कि चुनाव आयोग तो कुछ बोल नहीं रहा है, पर उनके हिमायती ये क्यों हो रहे हैं। तो ये कई ऐसी चीजें हैं जो चुनाव आयोग, मैं समझता हूं कि जो एक ऐसी संस्थान रही है, आज तक कभी भी चुनाव आयोग पर कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई थी, पर अब अगर कुछ दिनों से उठ रही हैं तो चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि उनका जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है, उनका जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन में कहीं उन पे कमी है, और इसके वजह से जो भी राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं वो फैक्चुअल है। और इस तरह के सवालों का अगर वो सही जवाब नहीं दे सकते हैं, यहाँ तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इलेक्शन कमीशन जो है इन सवालों का अवॉइड कर जाता है, बताता नहीं है। वो जो भी उनके पैरी करने के सिस्टम बन गया है कि सवालों का सीधा सीधा जवाब नहीं दिया जाता है। तो इन सारी चीजों का असर चुनाव पे पड़ रहा होगा, पर कैसे पड़ रहा है जो उसको कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि तमाम वोटर ऐसे भी हैं जो बड़े वोकल होके बात कर रहे हैं, पर ऐसे भी वोटर्स हैं जो चुप हैं बिल्कुल। और सबसे बड़ी समस्या होती है जो चुप रहते हैं, वो क्या करते हैं, लोगों को आसानी से समझ में नहीं आता है कि बिहार के चुनाव में ये चुप रहने वालों की जो संख्या है, और खास करके महिलाएं जिस तरह से आगे आ रही हैं, क्या वो जिस तरह से सारे उनको जो बेनिफिट्स देने की बात की जा रही है, अपोजिशन कह रहा है कि आप उसको ब्राइबिंग कह रहे हैं अपोजिशन, तो इन सारी चीजों से महिलाएं किस तरह से जाती हैं और कैसे करती हैं, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। और महिलाएं इसमें निश्चित रूप से ही
क्योंकि इस बार अगर हम देख रहे हैं कि महिलाओं जो है बड़े बढ़ चढ़ कर कई जगह पे वोटिंग में आ रही हैं आगे। दूसरी चीज, तमाम वोटर्स लिस्ट जो काटे में नाम काटे गए हैं, उसका भी असर हो सकता है कि ये परसेंटेज पे दिख रहा हो कि ओवरऑल नंबर्स कम हो गए और परसेंटेज टर्म्स में नेचुरली वो बढ़ जाते हैं। तो एक्चुअली वोटर कितने आ रहे हैं, ये संख्या अभी इलेक्शन कमीशन ने हमें नहीं बताया है। आपकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनकी जो एक लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार इलेक्शन पर हुई थी, जिसमें बिहार इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ था, उन्होंने कहा था कि हम फॉर्म 17 नेक्स्ट मॉर्निंग तक जरूर दे देंगे। अब उन्होंने दिया कि नहीं दिया, इस बारे में कहीं कोई खबर आई नहीं। और इसलिए 6 तारीख के चुनाव का आज भी जो ऑफिशियल नंबर्स हैं वो हमारे सामने होने चाहिए। इधर हो जाते तो चुनाव आयोग के लिए अच्छा रहता। ये कई एक ऐसी चीजें हैं जिस पर मैं समझता हूं चुनाव का कहीं ना कहीं उस पर असर जरूर रहेगा। जाहिर तौर पर कल होने वाले चुनाव यानी मंगलवार को होने वाले दूसरे फेज के चुनाव में दोनों महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए ये आग का दरिया, और इसे जो पार करेगा वही सत्ता हासिल कर सकता है। इस पूरे मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।